कलर वहाँ नहीं मिलेगा, एटलस में नहीं मिलेगा, ऑनलाइन मैप पे जाना पड़ेगा। खैर बाद में कर लीजिएगा इसको। किस रिवर पे है? हारी रिवर। हारीवुड। सलमा डैम का कोई और भी नाम है? हाँ, इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम। वो भी अफगानिस्तान में ही है। अभी से हर दिन इस तरह की प्रैक्टिस आप कीजिएगा तो 2026 वाला अटेम्प्ट जो लेंगे आप, चीजें मुश्किल रह जाएंगी क्या? नहीं रहेंगी। वो कैंडिडेट जो इस समय अब देने जा रहा है एग्जामिनेशन अब, और पिछले 1 साल से नहीं किया, अब कर रहा है करंट, और उसको टेंशन में मैं देख रहा हूं। हर बार ऐसे ही होगा। करंट एक बार में करने की चीज नहीं है, हर दिन थोड़ा थोड़ा जो है करते चले जाइए, वो कंपाइल नहीं होगा। चलिए बाद में कर लीजिएगा उसको। किस वाले में? सी है क्या स्टेटमेंट है? सी ही सही है। हालांकि इसमें भी कंफ्यूजन कर सकता है, लेकिन सी सही है। अब ये नहीं कि चबाहर जाना सा लग रहा है तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, बट है सही। ए नहीं, ए नहीं है, हेरात में है। सलमा डैम हेरात प्रोविंस में है, अफगानिस्तान के। हरी उड रिवर, हेरात। और बी में, दूसरे वाले में क्या? ना ना ना, क्वेश्चन नंबर 2। तोरखाम, तोरखाम जो ट्रांजिट पॉइंट होता है ना, एंट्री पॉइंट, वो है ईरान वाले के तरफ जो है, उसका क्या नाम है? ईरान वाले का क्या नाम है? वहां दिया हुआ है जरान। सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है इसका।
अब पढ़ लिए तो सही लग रहा है, नहीं पढ़ा है तो एग्जाम में यही भारी पड़ जाएगा ना, कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा, कहां जरांश कहां दिरांश कुछ समझ में नहीं आएगा, बस यही चाहिए। ठीक है, चलिए आते हैं इस पर। जो टॉपिक हमने शुरू किया था, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक ग्लिम्स प्राइम मिनिस्टर वाइज, नेहरू टू नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि इंडिया बीइंग अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसको प्राइम मिनिस्टरियल सिस्टम भी कहते हैं, जिसको कैबिनेट सिस्टम भी कहते हैं, डिसीजन मेकिंग में रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग और वाइटल। दूसरा पॉइंट यह है कि शुरू में मैंने आपसे कहा था कि प्राइम मिनिस्टर में भी उसी प्राइम मिनिस्टर के इम्प्रिंट आपको फॉरेन पॉलिसी में मिलेंगे जिसको टेन्योर अच्छा मिला हो और जिसकी गवर्नमेंट स्ट्रांग हो। इसी पैरामीटर पे देखना है इसको। हालांकि इसका एक एक्सेप्शन है, आई के गुजराल, ना तो टेन्योर ज्यादा बड़ा था और ना गवर्नमेंट ज्यादा स्ट्रांग थी। कोalition गवर्नमेंट थी यूनाइटेड फ्रंट की और 1 साल का ही टाइम लगभग मिला, बट कुछ डिसीजन उनके ऐसे रहे कि यूपीएससी के लिए 2 क्वेश्चन आपके लिए वो देके चलेगा, गुजराल डॉक्ट्रिन और लुक ईस्ट एशिया पॉलिसी। ठीक है, बट वन बाय वन इसमें इंदिरा गांधी जी की हमने बात की थी, जिसमें इंदिरा गांधी टेन्योर में सबसे पहली चीज ग्लोबल पॉलिटिक्स इस पीरियड का मोस्ट डोमिनेंट फीचर, इट वाज अंडर कोल्ड वॉर। पूरे 1950 से लेकर 1990s तक के इंटरनेशनल ऑर्डर को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो जो सबसे डोमिनेंट फैक्टर था इट वाज कोल्ड वॉर। यानी इंदिरा गांधी जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी जब ग्लोबल पॉलिटिक्स वाज इन द कंट्रोल ऑफ और इन द इन्फ्लुएंस ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स में आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि इंडिया को एक बैलेंस मेंटेन करना है बिटवीन यूएसए और बिटवीन यूएसएसआर, और इसी में चाइना ने 1964 न्यूक्लियर टेस्ट किया। सबसे पहले यूएसए 1945 यूज किया न्यूक्लियर बॉम्ब, यूएसएसआर 1949 टेस्टेड न्यूक्लियर, ब्रिटेन एंड फ्रांस coming 1955 both became nuclear power। लेकिन इनका न्यूक्लियर पावर बनना इंडिया के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं था, इसका था, क्योंकि इस कंट्री ने ठीक 2 साल पहले 1962 में इंडिया पर यूनिलैटरल अटैक किया था। तो इस समय इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था, लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था, डुअल यूज टेक्नोलॉजी, मतलब उसको आप सिविल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, उसको आप मिलिट्री पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी का यूज सिविल पर्पस के लिए पहले से कर रहा था इंडिया, लेकिन जब China became nuclear, thereafter India tried to speed up its nuclear program for military purpose as well। अब उसके लिए आपको करना पड़ता है क्या, यूरेनियम का एनरिचमेंट,
U-235। लेकिन यूएसए को परेशानी थी इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम से। क्यों? क्योंकि उस पीरियड का पाकिस्तान यूएसए का साउथ एशिया में सबसे स्ट्रांग स्ट्रेटजिक एंड मिलिट्री पार्टनर था, और पाकिस्तान ने नाटो के एक्सटेंशन सीटो और सेंटो को ज्वाइन किया हुआ था। मीन्स पाकिस्तान वॉज द स्ट्रेटजिक एंड डिफेंस पार्टनर ऑफ यूएसए। और इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम अगर स्ट्रांग होता है तो ये पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। तो यूएसए इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को चाहता है किसी तरह ऑब्स्टिकल उसमें लेकर आए, हॉल्ट करे। जैसे कि अभी आप ईरान के केस में आप देखते हैं, ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा रखा है कि ईरान को ज्यादा इनकम ना हो, ना इनकम होगा ना न्यूक्लियर बम बना पाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें फंडिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक यही सिचुएशन इंडिया के साथ थी। तो P5 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के P5 बन चुके न्यूक्लियर इंडिया 6th नंबर पे बनने की कोशिश में है, लेकिन इसके प्रोग्राम को रोकने की कोशिश है। इसलिए पहले आता है पीटीबीटी, फिर आता है एनपीटी विद द कंसेप्ट ऑफ IAEA, और फिर आता है CTBT। इन सारे रेजोल्यूशन और एग्रीमेंट backed by USA was mainly intended to delay or create an obstacle in India's nuclear program. अब न्यूक्लियर क्रेडिबल न्यूक्लियर पावर बनने के लिए जरूरी है कि आपने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया और उसके टेस्ट किए आपने, तभी आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी एज ए न्यूक्लियर पावर। और टेस्ट करने के लिए जगह क्या हो सकती है? या जमीन के ऊपर करेंगे, या हवा में करेंगे, या पानी में करेंगे। ये लेकर आता है पीटीबीटी यूएनओ में, और यूएनओ के सारे मेंबर कंट्री से कहता है कि साइन करो पीटीबीटी इंक्लूडिंग इंडिया। पीटीबीटी को साइन करने का मतलब क्या है? इट विल बिकम एन इंटरनेशनल लॉ। यूएनओ का लॉ है, ये बन जाएगा इंटरनेशनल लॉ, और इंडिया अगर उसका सिग्नेटरी है, इट मीन्स इंडिया ने वर्ल्ड कम्युनिटी से कहा कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट नहीं करेंगे, ना तो जमीन के ऊपर, ना हवा में, ना वाटर में। और अगर इंडिया ने कोशिश की तो इट वुड बी वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, एंड फॉर दैट इंडिया कैन बी पनिश्ड बाय द यूएनओ, बेसिकली द यूएसए इन डिस्क्लोज। इंडिया ने मना कर दिया, नहीं किया सिग्नेचर पीटीबीटी पे। उसके बाद लेकर आया एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, पीटीबीटी, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। पार्शियल कहने के पीछे रीजन यह है कि न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट आप कितनी जगह पे कर सकते हैं? अर्थ के ऊपर, वाटर में, एयर में, और अंडरग्राउंड भी। तो इसमें अंडरग्राउंड को छोड़ दिया गया है, इसमें सिर्फ इंक्लूड किया गया है अर्थ के ऊपर, वाटर में, एयर में। अंडरग्राउंड इन्होंने इसलिए छोड़ दिया था
क्योंकि उस समय इनको लगता था कि इंडिया के पास अंडरग्राउंड टेस्ट करने की कैपेसिटी नहीं है, और ये खुद उस समय अंडरग्राउंड किया करते थे। तो अगर ये साइन कर भी देते तो अपना तो इनका न्यूक्लियर टेस्ट कंटिन्यू रहता इनके अकॉर्डिंग, बट स्टिल इंडिया डिनाइड, नहीं किया साइन। अगला इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसमें यह कहा कि जितने भी सिग्नेटरी कंट्री हैं वो कमिट कर रहे हैं कि उनके पास अगर न्यूक्लियर फ्यूल है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, तो वो इसको प्रोलिफरेट नहीं करेंगे, मतलब किसी और को प्रोवाइड नहीं करेंगे। दूसरा, आप ये भी कमिट कर रहे हैं कि यू हैव बीन यूजिंग दिस डुअल यूज टेक्नोलॉजी फॉर द पर्पस ऑफ सिविल यूज ओनली, पीसफुल यूज, not for the military use. You are not doing any nuclear enrichment. आप कोई भी न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं कर रहे हैं। और इसी समय इन्होंने एक एजेंसी इंट्रोड्यूस की, हालांकि वो यूएनओ की एजेंसी नहीं है, बस एक वॉलंटरी एजेंसी के तौर पे काम करती है यूएनओ के लिए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसमें न्यूक्लियर साइंटिस्ट एंड मोस्टली फ्रॉम वेस्टर्न वर्ल्ड। ये क्या, इसका क्या रोल होगा? तो एनपीटी के जितने भी सिग्नेटरी कंट्रीज हैं ये उनके यहां विजिट करेगी, इनमें जिनके पास सिविल यूज का न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होगा, कि हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर है, हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये विजिट करेगी साइट पे, इंश्योर करेगी कि आपके रिएक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ही प्रोड्यूस हो रहा है, नथिंग एल्स। और अगर इन्होंने इंश्योर कर दिया तो इसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। IAEA विल ट्रेन यू, विल प्रोवाइड यू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी that how to use nuclear energy, safety measures. इंडिया ने इस पर भी साइन करने से मना कर दिया। एंड फाइनली जब 1974 में इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, और वो भी अंडरग्राउंड, तो इंडिया फर्दर न्यूक्लियर टेस्ट ना कर पाए अंडरग्राउंड, इनको शौक लगा, क्योंकि इनको एक्सपेक्टेशन था कि इंडिया के पास अंडरग्राउंड टेक्निक नहीं है, बट इंडिया ने पोखरण में स्माइलिंग बुधा कोड नेम कर लिया टेस्ट, तो शौक इनको लगा, तो इन्होंने कहा कि नहीं, अब अंडरग्राउंड को भी इंक्लूड करेंगे, यानी अब वो पार्शियल नहीं रह गया, वो तीनों तो है ही, साथ में एक और क्या इंक्लूड हो गया, अंडरग्राउंड। और जब अंडरग्राउंड भी इंक्लूड हो गया तो अब ये हो गया कंप्रीहेंसिव, यानी जितने भी पॉसिबल स्पेस हो सकता है न्यूक्लियर टेस्ट करने का, अब हमने सबको इंक्लूड कर दिया है। साइन कीजिए और कमिट कीजिए कि आप इनमें से कहीं भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे। और इंडिया ने इसको भी साइन करने से मना कर दिया। इंडिया का स्टैंड क्या था? इंडिया का स्टैंड था शुरू से ही टोटल डिसआर्मामेंट, टोटल डिसआर्मामेंट मीन्स कि अगर आप ये कहना चाह रहे हैं, ये सारे ट्रीटी लाकर, कन्वेंशन लाकर, कि दे आर थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, दे आर थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ, इसलिए कोई न्यूक्लियर बम ना बनाए, लेकिन आपके पास तो कंपाइलेशन है ना, किसी के पास 10,000 न्यूक्लियर बॉम्ब रेडी टू बी यूज्ड, किसी के पास 15,000 न्यूक्लियर बॉम्ब रेडी टू बी यूज्ड, तो सबने खुद कंपाइल करके रखा हुआ। अच्छा, किस ग्राउंड पे? अमेरिका ने अगर कंपाइल किया है तो उसका कहना है इट इज एसेंशियल फॉर आवर
नेशनल सिक्योरिटी, वी हैव थ्रेट फ्रॉम कम्युनिज्म। और यूएसएसआर ने अगर किया है तो वो कह रहा है वी हैव आल्सो थ्रेट फ्रॉम नाटो, कैपिटलिस्ट ब्लॉक। तो अगर आपकी नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपने एटम बॉम्ब बना रखा है, तो ये राइट तो सबको होना चाहिए ना फिर, ईच एंड एवरी कंट्री। तो जिस तरह आपको थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी को, वैसे इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को भी थ्रेट है, तो हमारा भी राइट है, हम भी बनाएंगे। इट इज द क्वेश्चन ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। हाँ, अब रही बात कि सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन यह है कि पहले आप अपने सारे कंपाइल किए हुए एटम बम जो आपने बना रखा है सबको डिसमेंटल कर दीजिए, और उसके बाद सबके पास 0 न्यूक्लियर बॉम्ब होगा, तब इंडिया साइन कर देगा कि मैं एक भी नहीं बनाऊंगा। मीन्स टोटल डिसआर्मामेंट। क्यों? ये जो आप कर रहे हैं ना, पीटीबीटी, एनपीटी, सीटीबीटी, बेसिकली कनिंगनेस है, क्लेवर बनने की चालाकी आप कर रहे हैं यहां पे। इट विल नॉट वर्क। इट इज लाइक कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी से काम नहीं चलेगा, करना है तो टोटल डिसआर्मामेंट करो। तो ये था इंडिया का स्टैंड। अब देखिए इशू क्या था, इशू ये था कि जब सीटीबीटी लेकर आया गया ना 1990s में, तो इस समय तक ये रिपोर्ट आने लगे थे, कई डिफेंस मैगजीन है ग्लोबल जो वर्ल्ड के डिफेंस एक्सपेंसेस, आर्म्स, उनके डेवलपमेंट, क्योंकि कंट्रीज उसको ऑफिशियली एक्सपोज नहीं करती है, तो इनका कहना होता है कि हमारे पास सोर्सेस हैं, ये सोर्सेस को कोट करते हैं। तो इसी तरह के मैगजीन और वेबसाइट्स ने ये कोट करना शुरू कर दिया कि अब पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, लेकिन पाकिस्तान ने कभी उसको ऑफिशियल एक्सेप्ट नहीं किया। और जब 1998 में इंडिया ने फिर से अपना किया न्यूक्लियर टेस्ट, ऑपरेशन शक्ति, 5 nuclear tests in the gap of 2 days only, 11th and 13th में 2 टेस्ट 3 टेस्ट। तो पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर आया, और जो मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान ने किस तरह एक्वायर किया अपना न्यूक्लियर बॉम्ब, टेक्नोलॉजी वाज स्मगल्ड फ्रॉम कनाडा एंड फाइनेंस वाज प्रोवाइडेड बाय सम इस्लामिक कंट्रीज, अरब वर्ल्ड। तो उनका एक प्रेशर था कि अगर आपने सच में न्यूक्लियर बॉम्ब बना रखा है तो आप उसको टेस्ट करें। इंडिया ने तो दूसरा टेस्ट कर लिया है। तो देखिए पाकिस्तान के NWFP वाला जो पार्ट है, चगाई रीजन, बलूचिस्तान वाले पार्ट में, वहां पे पाकिस्तान ने भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया। शुरू इंडिया ने किया था, इंडिया के ऊपर सैंक्शन लग गया। इंडिया ने यह भी रियलाइज किया कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो काफी नाराज है इंडिया पे, और एक तरह से वेस्टर्न मीडिया में इंडिया को प्रोजेक्ट किया जा रहा है एज अ विलन, कि इंडिया हैज वेज्ड न्यूक्लियर रेस इन साउथ एशिया, जो कि कन्वर्ट हो सकता है न्यूक्लियर वॉर में। तो इंडिया को लगा उस समय कि इस न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमारा क्या स्टैंड है, क्या व्यू पॉइंट है, इससे पूरे वर्ल्ड को अवेयर करवाना जरूरी है। दूसरा, इंडिया ने यह भी देखा कि नेबरहुड के जो कुछ कंट्रीज थे, स्मॉलर साइज, जो साइज में काफी छोटे हैं, उनमें थोड़ा पैनिक था। दे वेंट टू यूएनओ एंड आस्क्ड द यूएनओ टू डेजिग्नेट साउथ एशिया एज अ न्यूक्लियर फ्री जोन, और उसमें भूटान भी था। तो इंडिया को लगा कि इनको भी कंसोल करना जरूरी है,
इनको भी श्योर करना जरूरी है कि आपको कोई थ्रेट नहीं है इससे। तो इंडिया ने अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन अनाउंस किया। ठीक है, पूछा हुआ यूपीएससी ने कमेंट में, बीच बीच में अभी पूछती रहती है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। न्यूक्लियर मैटर को मैं एंड तक ले आ रहा हूं, आप पूरा सीक्वेंस समझ लीजिए। तो अब यहां से जरा आगे निकलिए और मैं आपको लाता हूं 2006 के पीरियड में, जहां इसी यूएसए ने, जिसने इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिरेल करने की पूरी कोशिश की, इंडिया के साथ सिविल न्यूक्लियर डील साइन करता है, और जिसके अकॉर्डिंग वो इंडिया में 20 न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने की बात कर रहा है, और यह भी इंश्योर कर रहा है कि हम कंटिन्यूअस आपको यूरेनियम सप्लाई भी करेंगे। ये थोड़ा स्ट्रेंज नहीं है कि जिस कंट्री ने इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्ट्रैंगल करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी, द सेम कंट्री इज प्रपोजिंग यू 20 न्यूक्लियर रिएक्टर विद कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ यूरेनियम। इसका एक बैकग्राउंड है, आईआर में कंटेक्स्ट और बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपको विजुअली जो दिख रहा है ना, उसके बैक में बहुत सारी चीजें हों। जरा इसका बैक समझिए क्या है, और बैक समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा थोड़ा पीछे। पीछे कहने का मतलब 1960s का यूएसए और ईरान रिलेशन, यूएसए और ईरान रिलेशन बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन था, बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन। वजह, ईरान में शाह रिजीम था, किंग, पेट्रोलियम रिजर्वायर ईरान के पास, नेचुरल गैस, एक नेचुरल प्रॉपर्टी उसको मिला था। लेकिन परेशानी यह थी कि उसको वेल्थ में कन्वर्ट कैसे किया जाए, उसकी टेक्नोलॉजी नहीं थी। आपको पता चल भी जाए कि नीचे क्रूड ऑयल है इतना सारा, अब ना तो आपके पास उसको निकालने की टेक्निक है, ना रिफाइन करने की टेक्निक है, और ना आपकी रीच है ग्लोबल लेवल पे कि आप उसको पूरे कंट्री में जहां जहां भी उसकी मार्केट है सेल कर सका। ईरान के पास ये सारी चीजें नहीं थी। यहीं पे यूएसए उसके काम आया। यूएसए ने ईरान के जितने मेजर ऑयल फील्ड थे सब में अपने ऑयल ड्रिलिंग यूनिट लगा दिया। टेक्नोलॉजी मेरी निकाला यूएसए, उसकी कंपनी शेल, रिफाइन किया, पूरे ग्लोब पे बेचा। यूएसए का बेनिफिट क्या है इसमें? तो यूएसए का बेनिफिट यह है कि जब रिफाइन हुआ उसी समय 50% शेयर यूएसए का। अब वो रेस्ट 50% जो बचा है वो बिकेगा वर्ल्ड में, और उसको बेचने की फीस फिर से लेगा यूएसए, और उसके बाद जो इनकम आएगा उसका एक शेयर फीस का यूएसए को, और जो रेस्ट बचा वो शाह। और शाह ने यूएसए में ही अपना एक और घर बना रखा है, यूएसए के बैंक में ही उसका एक और अकाउंट भी है। तो शाह ये भी कर रहे हैं कि जो इनकम ईरान का था उसका एक शेयर
शाह के नाम से वहां अकाउंट में रख दिया जाए और रेस्ट आएगा ईरान, जो ईरान के लोगों पे खर्च होगा, वही होगा ईरान की नेशनल इनकम। अब आप समझिए, टोटल वेल्थ का ऑलमोस्ट 70% किसके पास गया? यूएसए के पास गया, और रेस्ट आ रहा 30% ईरान के पास। अब ईरान जैसे कंट्री जिसके पास सोर्स के नाम पे, रिसोर्स के नाम पे क्रूड ऑयल छोड़ के कुछ नहीं है, और उसका मेजर पार्ट किसी और के पास जा रहा है, एक मिनिमल पार्ट वहां पे आ रहा है, तो फिर तो प्रॉब्लम तो होगी ही ना। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, कॉस्ट, इलिटरेसी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, लोग परेशान हैं। और शाह के अगेंस्ट रिजेंटमेंट जो है बढ़ता जा रहा है, लोगों में एंगर और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। शाह द किंग, पहलवी डायनेस्टी, जरादार शाह, हालांकि था मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव। उस समय का ईरान आप देखिएगा, आज का ईरान जो आप देखते हैं और बहुत सारी चीजें आपको नजर आती है, हिजाब और मोरल पुलिसिंग, नहीं था उस समय का, एकदम टोटली वेस्टर्न मॉडल का था, हैपनिंग लाइफ था ईरान का। लेकिन पब्लिक का जो अपराइजमेंट हुआ ईरान में, उसको लीड किया खोमैनी, द रिलीजियस लीडर। और हालांकि एग्जाइल में था फ्रांस में, वहां से लौट के आया, लोगों को लीडरशिप प्रोवाइड किया, और ईरान में हो गया 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन। इसका मेन स्ट्रॉन्ग जो ग्रुप था, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, अभी भी है, और इनका स्लोगन था डेथ फॉर अमेरिका। पूरे ईरान को कैप्चर कर लिया, और इस समय जो इनका यूथ लीडर था, कॉलेज गोइंग यूथ लीडर, यंग था उस समय, अहमदे निजात, याद रखिएगा नाम को अभी, क्योंकि अभी आगे आपको मिलने वाले हैं ये। यानी ये एंटी यूएसए, एंटी अमेरिका सेंटिमेंट का एक तरह से यूथ फेस बन गया था, आइकॉन इस पीरियड में। शाह ने ईरान छोड़ दिया था, सेंस कर लिया था कि ये होने वाला है, और जाएंगे कहां? यूएसए। अब पूरे ईरान, उसके पूरे सिस्टम पे कंट्रोल किसका है? ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड का, और उसका लीडर कौन है? खोमैनी, अयातुल्लाह खोमैनी। अब ईरान ने यूएसए से डिमांड की कि जो ईरानियन मनी है तुम्हारे पास, वो रिटर्न करो और शाह को रिटर्न करो। यूएसए ने दोनों से मना कर दिया। इन रिटेलिएशन ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने तेहरान में जो अमेरिकन एम्बेसी थी उसको हाईजैक कर लिया। अब क्योंकि देखिए, ये होने से पहले ईरान और यूएसए के रिलेशन बहुत ही स्ट्रांग थे। जब दो कंट्री के बीच स्ट्रांग रिलेशन होता है ना, तो उनकी एम्बेसी का साइज भी ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजों में वो कोऑपरेट कर रहे होते हैं ना, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक में, डिफेंस में, स्ट्रेटजी में। तो बहुत सारे ऑफिशियल वहां होंगे, बहुत सारे ऑफिशियल यहां होंगे। तो ठीक ठाक डेलीगेशन था अमेरिका का तेहरान में, सबको हाईजैक कर लिया।
और ये ड्रामा लगभग 1 ईयर से ज्यादा चला, 1 ईयर से ज्यादा चला। हाईजैकर्स ने कहा कि शाह को छोड़ो, मनी छोड़ो, नहीं तो हम एक एक करके किल करके बाहर निकालना शुरू कर देंगे। ये मानने के लिए तैयार नहीं हुआ यूएसए। इसने कहा कि अब अटैक होगा तुम पर, पूरी तैयारी कर ली थी इसने। लेकिन उस समय यूएनओ, इंडिया और भी नैम वैम सब बीच में आया, तो किसी तरह वो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो हैं ऑन द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड उनको छोड़ दिया, एम्बेसी के लोगों को। और यहीं से यूएसए और ईरान में जो टेंशन शुरू हुआ आज तक चला आ रहा है। अब देखिए, यूएसए के फॉरेन पॉलिसी का ये एक फीचर है, जब तक आप उसके लिए यूजफुल हैं तब तक सही है। फेमस स्टेटमेंट है, इट इज बैड if you are an enemy of USA, but if you are a friend of USA, it is catastrophic. आप उसके एनिमी हैं, बुरी बात है, और फ्रेंड है तो फिर तो बहुत बुरी बात है, वो आपको ज्यादा भारी पड़ेगा। यही बात अभी चल रही थी, वो अमेरिकन जो इंटेलेक्चुअल है जो अभी हाल में इंडिया में थे, उनसे पूछा इंडिया के लिए क्या एडवाइस है, तो कहा आप अमेरिका की पॉलिटिकल हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। और जो बहुत फेमस से उसके बारे में किसिंजर ने कहा था, वो आज भी सही है कि इट इज बैड इफ यू आर एन एनिमी ऑफ यूएसए, बट इट इज अ कैटास्ट्रॉफिक इफ यू आर अ फ्रेंड ऑफ यूएसए। तो इंडिया की फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा बढ़ रही है और वो पूरी तरह इंडिया को यूज कर रहा है अगेंस्ट इट्स ओन ऑब्जेक्टिव, अगेंस्ट चाइना। वो खड़ा कर रहा है इंडिया को, वो पूरा उसका इंडो पैसिफिक का कंसेप्ट इसीलिए है। तो खैर पॉइंट ये है कि अब जब ईरान से एक बार बात बिगड़ गई और अभी जो ईरान में जो रिजीम है वो एंटी यूएसए है, तो उसको जीने नहीं देंगे चैन से। अब नहीं जीने देंगे तो क्या करेंगे, एक दुश्मन ढूंढो बगल में कोई आसपास में हो जो बहुत ही जेन्यून इसका एनिमी हो, स्ट्रांग इससे ज्यादा हो। ढूंढा किसको? इराक को, और ग्राउंड में मिल गया। क्यों? क्योंकि अरब वर्ल्ड का सुपर पावर बनना चाहता है ईरान शिया वर्ल्ड का, और इराक सुन्नी वर्ल्ड का। तो दोनों के बीच इनहेरेंट एनिमी और हैट्रेड, इनहेरेंट, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक प्रॉब्लम होता है कि चलिए टेरिटरी को लेकर प्रॉब्लम है ना, 50% तुम्हारा 50% मेरा, बात खत्म हो गई, नाउ वी कैन बी रियल फ्रेंड्स, हो सकता, पॉसिबिलिटी है। लेकिन जहां आइडियोलॉजी का प्रॉब्लम हो, बाकी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम वो ज्यादा थ्रेटनिंग होता है। जैसे कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म है ना, यहां शिया और सुन्नी। तो इराक को इसने प्रोवोक करना शुरू किया, सद्दाम को इसने फाइनेंस करना शुरू किया। 10 इयर्स वॉर हुए दोनों के बीच, फ्रॉम 1980 टू 1990, 10 इयर्स। और उसके पीछे था यूएसए। पूरी कोशिश की खुमैनी को वहां से डिसमेंटल करने की, रिजीम चेंज करने की सीआईए ने, नहीं हुआ। क्योंकि बात यह है कि खुमैनी जब तक वहां है तो एंटी अमेरिका सेंटीमेंट वहां प्रमोट होता रहेगा और उसका पेट्रोलियम कोई और निकाल रहा होगा, यूएसए नहीं। जबकि होना चाहिए किसके पास? यूएसए के पास। अब यह कंटिन्यू बना रहा दोनों के बीच, टेंशन वाला रिलेशन। और अब आ जाइए जरा 2004-2005 वाले पीरियड में ईरान में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए और वही अहमद-ए-निजाद जो यूथ आइकॉन थे 1979
इरानियन रेवोल्यूशन के, वो बनते हैं अमेरिका ईरान के प्रेसिडेंट, जिनके अंदर हाई लेवल स्पिरिट है, एंटी यूएस है, डेथ टू अमेरिका। पहले तो अमेरिका को अरब वर्ल्ड से निकालेंगे और इसके लिए ईरान को बनाना होगा न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब बनाने का जो प्रोसेस था उसको इन्होंने तेज कर दिया, यूरेनियम एनरिचमेंट स्पीड अप कर दिया। यूएसए को पता चला ये बात, यूएसए ने और ज्यादा सैंक्शन लगा दिया। सैंक्शन लगाने के पीछे का लॉजिक क्या है? क्या आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, आपका इनकम नीचे जाएगा। अब कम इनकम आएगा तो आप कंट्री चलाएंगे कि बॉम्ब बनाएंगे? क्योंकि लोगों को फूड ग्रेन भी देना है ना, फार्मास्यूटिकल्स भी देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चलाना है, उससे तो कंप्रोमाइज कर नहीं सकते आप। तो ईरान जो है, ईरान वाज लुकिंग फॉर गुड रिवेन्यू सोर्सेस। ईरान जैसे कंट्री के पास गुड रिवेन्यू रिसोर्सेस कैसे, कहां से आएगा? वही क्रूड ऑयल बेचकर, नेचुरल गैस बेचकर। और लगभग इसी समय इंडिया में मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट है, यूपीए 1, और पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं मणिशंकर अय्यर जी, और इन्होंने कहा कि अगर ईरान से एक गैस पाइपलाइन आप ड्रॉ करके लेकर आते हैं इंडिया तक, वैसे आप कैसे लेकर आते हैं? शिप से लेकर आते हैं या रोडवेज से लेकर, जितना स्कोप है लाने का उसका बहुत कम पार्ट आ पाता है। अदरवाइज ईरान के पास इतना नेचुरल गैस का रिजर्वायर है कि अगर गैस पाइपलाइन आ जाए सीधी तो लगभग 400 इयर्स तक इंडिया के हर घर में जिस तरह वाटर सप्लाई का टैप लगा होता है ना, वैसे ही उसका लग जाएगा। इतना ज्यादा, सो मच। लेकिन कनेक्टिविटी चाहिए। तो दिक्कत यह है कि अगर पीओके आपके पास होता तो इंडिया की डायरेक्ट कनेक्टिविटी होती किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। और अफगानिस्तान का बॉर्डर सीधे किसके साथ मिलता है? ईरान के साथ। अफगानिस्तान इज नॉर्मली एन इंडिया फ्रेंडली कंट्री। तो ईरान से निकालते अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से निकालते J&K सीधा, अगर पीओके आपके पास होता। क्योंकि पीओके से ही तो कट हो गया ना डूरंड लाइन, अदरवाइज डूरंड लाइन इंडिया के साथ टच होता। इसका मतलब है कि अगर लैंड रूट से लाना है तो अफगानिस्तान भी यहां काम नहीं आएगा, काम आएगा पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान तैयार होगा? और सारी चीजें सीक्रेट लेवल पे हो रही है। पाकिस्तान से अप्रोच किया गया, ईरान ने अप्रोच किया पाकिस्तान से। इंडिया से तो चलिए ठीक है, रिलेशन बिल्कुल नहीं है, और ईरान के साथ ठीक ठाक था। ईरान ने बात की कि अगर ऐसी प्लानिंग हो रही है तो तुम इसमें अपनी लैंड प्रोवाइड करोगे, और देखो तुमको देना क्या पड़ेगा, बस सिक्योरिटी देना पड़ेगा। पाइपलाइन को सिक्योरिटी देना पड़ेगा, जा रहा जमीन के नीचे से जा रहा है ना, ये मेंटेनेंस और सिक्योरिटी तुमको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और पर किलोमीटर तुम्हें ईरान से भी पैसे मिलेंगे, इंडिया से भी पैसे मिलेंगे, और उस नेचुरल गैस का एक शेयर भी मिलेगा तुमको। तो कहा जाता है कि बहुत सोचने के बाद वो एग्री हो गया था, क्योंकि उसको क्या दिखा, बैठे बिठाए आ रहा अमाउंट, और उसको डोनेशन का अमाउंट बहुत पसंद है, कुछ करना ना पड़े, ग्रांट में आ रहा सारा, तैयार हो गया था।
लेकिन ये मैटर लीक हो गया किसको? यूएसए को। यूएसए को क्या दिखा? अगर ये गैस पाइपलाइन सक्सेसफुल हो जाता है तो ईरान के पास बिलियंस ऑफ रुपीज आएंगे और उसका वो यूज करेगा कहां? न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में। और अगर उसने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया तो वेस्ट एशिया में जो बैलेंस ऑफ पावर है, बैलेंस ऑफ पावर यूएसए के पर्सपेक्टिव में वो बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वेस्ट एशिया में यूएसए का बैलेंस ऑफ पावर कहता है कि उसके जो स्ट्रॉन्ग पार्टनर है वेस्ट एशिया में दो, एक इजराइल और एक सऊदी अरब, वो ईरान से वीक न पड़े, ईरान से वीक न पड़े। और अगर ईरान ने बना लिया वो दोनों ईरान से वीक पड़ जाएंगे। उन दोनों का वीक पड़ना मतलब किसका वीक पड़ना? वेस्ट एशिया में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। इसलिए उसको किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने देंगे। तो अभी तक तो इकोनॉमिक सैंक्शन लगा रखा था हमने ईरान के ऊपर, लेकिन अगर इंडिया ने ये पाइपलाइन कनेक्ट कर दिया तो ये सैंक्शन ज्यादा वर्क करेगा नहीं। और इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसको एनर्जी सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये तो अनलिमिटेड खरीदेगा उससे और अनलिमिटेड अमाउंट भी देगा। तो जो उसका न्यूक्लियर बॉम्ब हो सकता है 20 साल में बनने वाला हो, वो 2 महीने में बना के बैठ जाएगा वो। तो इससे एक ही तरीका है, इंडिया से बात करो, कन्विंस करो। और क्या इंडिया इस पर बात करेगा? हाँ, कर सकता है। क्यों? क्योंकि मनमोहन सिंह जी की जो गवर्नमेंट है वो काफी इंक्लिनेशन दिखा रही है टुवर्ड्स अमेरिका। क्योंकि मनमोहन सिंह इंडिया में किस लिए ज्यादा जाना गया है? फ्री इकोनॉमी, एलपीजी, इन्वेस्टमेंट, और मिलेगा कहां से? वेस्टर्न वर्ल्ड से। IMF, वर्ल्ड बैंक, जितने भी एजेंसीज हैं सब उसी के। तो अप्रोच किया उसने, कहा आपको एनर्जी चाहिए ना, यू नीड एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म का है इससे क्या फर्क पड़ता है? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस भी एनर्जी देगा और न्यूक्लियर रिएक्टर भी एनर्जी देगा। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते? गैस पाइपलाइन को पोस्टपोन कर दें आप, और मैं आपको देता हूं 20 न्यूक्लियर रिएक्टर। चलिए डील साइन कर लेते हैं। अब कहा जाता कि मणिशंकर अय्यर जी तैयार नहीं थे इसके लिए, लेकिन रियल डिसीजन मनमोहन सिंह जी को लेना था। तो कुछ दिनों के बाद पता चला कि अय्यर जी ने रेजिग्नेशन दे दिया कैबिनेट से ऑन द ग्राउंड्स ऑफ हेल्थ। लेकिन बाद में कई मीडिया आउटलेट्स ने कहा कि इट वाज अंडर प्रेशर ऑफ यूएसए। यूएसए ने प्रेशराइज कर दिया मनमोहन सिंह जी को कि आप उनको हटाइए, क्योंकि सारा जो ये आइडिया था ना गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का, उसके पीछे वही था। और काफी हद तक सक्सेसफुल भी हो चुके थे। अगर ये गैस पाइपलाइन सच में आ गया होता तो बहुत सारे आपके जो एनर्जी इश्यूज थे वो खत्म हो जाते हैं। अब इंडिया ने गैस पाइपलाइन छोड़ा और चाइना ने इसको पकड़ लिया। लेकिन अब यहां पे एक और पॉइंट है कि यूएसए को देना है 20 न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया को, लेकिन यूएसए के जो लॉ मेकिंग बॉडी है दैट इज अमेरिकन कांग्रेस, उसने एक लॉ बना रखा है जो डिसाइड करता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट या उसका प्रेसिडेंट किस कंट्री के साथ न्यूक्लियर कोऑपरेशन कर सकता है या नहीं कर सकता है। उस लॉ के अकॉर्डिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट उसी कंट्री के साथ इन द मैटर्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन कर सकता है जिसने एनपीटी पर साइन किया हो। और इंडिया ने एनपीटी पर साइन नहीं किया। फिर भी अगर वो देना चाहे तो उस लॉ का क्लॉज नंबर 1, 2, 3
एक ऑप्शन देता है, क्लॉज नंबर 1, 2, 3 एक ऑप्शन देता है कि अगर उसके बाद भी अमेरिकन प्रेसिडेंट न्यूक्लियर कोऑपरेशन करना चाहता है ऐसे कंट्री के साथ जो नॉन सिग्नेटरी हो एनपीटी का, तो उसका एक सोल्यूशन यह है कि उसको कांग्रेस में बिल लाकर दोनों हाउसेस से 2/3 स्पेशल मेजॉरिटी से पास करवाना पड़ेगा। और उसने ये किया, उसने इतनी मेहनत की। 2/3 मेजॉरिटी इज नॉट इजी। दोनों हाउस से उस 1, 2, 3 एग्रीमेंट तो मीडिया ने नाम दे दिया, बट इट वाज इंडिया यूएसए सिविल न्यूक्लियर डील, उसको पास करवाया अमेरिकन कांग्रेस से। तो ये आप देख लीजिए न्यूक्लियर इशू किस तरह वर्ल्ड पॉलिटिक्स में रोल प्ले कर रहा है। और जिस कंट्री ने इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिरेल करने में कोई कसर नहीं बाकी रखी, जब खुद की जरूरत पड़ी तो आपको 20 न्यूक्लियर रिएक्टर देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इसी को मैं थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं तो पूरा पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाएगा। ये तो चलिए इंडिया की बात रही। आगे फिर इन दोनों का क्या हुआ, कहां जाके रुका यूएसए ईरान न्यूक्लियर इशू? तो 2015 में जब बराक ओबामा थे प्रेसिडेंट, तो विद द हेल्प ऑफ P5 एंड जर्मनी एंड यूरोपियन यूनियन, यूएसए और ईरान के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ, JCPOA, ज्वाइंट comprehensive agreement on plan of action, जिसके अकॉर्डिंग ईरान एश्योर करने के लिए तैयार हो गया कि यस, हम मिलिट्री यूज नहीं करेंगे, सिर्फ सिविल यूज तक लिमिटेड रहेंगे, और इन रिटर्न यूएसए तैयार हो गया कि ठीक है, हमने जो इकोनॉमिक सैंक्शन आपके ऊपर लगा रखा है ना, उसको हटा रहे हैं। उस पर काम भी होना शुरू हो गया। IAEA की टीम भी गई एश्योर करने के लिए कि हाँ, सच में ईरान अपने न्यूक्लियर रिएक्टर में एनरिचमेंट नहीं कर रहा। कि इसी बीच कुछ टाइम के बाद आए डोनाल्ड ट्रंप जी, और आने के बाद कहा कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट है, ईरान इज नॉट रिस्पेक्टिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ JCPOA, सो नाउ यूएसए इज लिविंग JCPOA। लीव करने का मतलब क्या? वापस सैंक्शन लगा देंगे हम। उसने लगा दिया, और लगाने के बाद इंडिया को भी कह रहा है कि अब आप पेट्रोलियम के नए मार्केट ढूंढ लीजिए। तो जिस समय ये हो रहा था ना, तो इंडिया अपने टोटल क्रूड ऑयल का मोर देन 70% अकेला ईरान से खरीद रहा था। और सडनली उसने इंडिया को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि इंडिया ईरान से, इंडिया ने पब्लिकली तो यही कहा कि नहीं, हमारा अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन है और वी मेंटेन ऑटोनॉमी इन आवर फॉरेन पॉलिसी। बट ये गवर्नमेंट के लेवल पे देखा गया कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से लेटर गया ONGC, IOC वगैरह के पास कि नाउ वी शुड लुक टुवर्ड्स अदर मार्केट्स। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? ईरान भी नाराज हो गया कुछ टाइम के लिए इंडिया से, आपका चबाहार भी आ गया मुश्किल में। तो अमेरिका के साथ रिलेशन मेंटेन करने में हमेशा प्रॉब्लम रही है। रशिया डिक्टेट नहीं करेगा आपको, लेकिन ये डिक्टेट करने लगेगा आपको एक टाइम के बाद, क्योंकि इसकी फॉरेन पॉलिसी के क्रक्स पे आप जाइए तो सिंप्लीफाई किया कुछ लोगों ने, द पॉलिसी ऑफ
कैरेट एंड स्टिक। कैरेट यानी वही गाजर जो कि अवार्ड या रिवार्ड का सिंबल है, स्टिक यानी पनिशमेंट। ये दोनों यूज करेगा आपके अगेंस्ट। जब जैसी नीड होगी वो इसको यूज करेगा। जब आपको प्रेशर में लाना होगा ये स्टिक यूज करेगा। जब आपको टेम्पर करना होगा रिवॉर्ड यूज करेगा। तो ये क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी जी ने जब इसके प्रेशर में आने से मना कर दिया था तो बहुत ज्यादा ऑफेंडेड हुआ था ये। इसका जो प्रेसिडेंट था रिचर्ड निक्सन, वो डिनाय बिल्कुल, क्योंकि इंडिया ने जब मना किया था तो उनको ये फील आता था कि एक फॉर्मर कॉलोनी मुझे मना कर रहा है। ये सेंस यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड में रहा। अभी जयशंकर जी ने भी कहा ना कि यूरोप जो है इस माइंडसेट से बाहर निकले। आज भी वो यूरोसेंट्रिक है और आज भी इंडिया के बारे में जब कोई बात करता है तो ऐसा लगता है कि अभी भी वो अपने फॉर्मर कॉलोनी से बात करता है। तो उनको अब ये मानना पड़ेगा या उनका जो अप्रोच रहता है कि यूरोप की प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, लेकिन बाकी वर्ल्ड की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं। वो माइंडसेट उस समय भी था और अभी के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग था उस समय। उसने तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना शुरू कर दिया इंदिरा गांधी के अगेंस्ट। हाँ, तो ये था इंदिरा गांधी का पीरियड जिसमें एक न्यूक्लियर इशू भी आ गया। तो एक होलिस्टिक क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन लिख लीजिए मेंस के लिए। ब्रीफली एग्जामिन that how nuclear issue affects the global politics। एक और क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। ये मैं लिखवा देता हूं आपको, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, इसके पॉइंट नहीं है एनसीईआरटी में, छोटा सा बनाइए, इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। पहला पॉइंट, इंडिया started to use the nuclear technology for civil purposes in 1960s itself। 1960s itself, but to maintain a minimum deterrence, India tested nuclear in 1974 and in 1998
And in 1998, after the 1998 tests, India decided to explain the public and the world community that what are the principles of what are the principles of India's nuclear program. And these are as following. Number one, this is not intended to wage a nuclear race. It is to maintain a minimum deterrence, to secure national security. Number two, no first use policy. No first use policy. Number three, will not be used against non-nuclear nation states. Number four, India's nuclear program is in the hands of elected government, which is accountable to the people. तो यहीं से कनेक्टेड है कि डुअल यूज टेक्नोलॉजी एक तो न्यूक्लियर एनर्जी था कि डुअल यूज टेक्नोलॉजी और उसका ग्लोबल पॉलिटिक्स में रोल। एक
रॉकेट टेक्नोलॉजी, कि रॉकेट टेक्नोलॉजी का भी डुअल यूज है, पीसफुल और मिलिट्री, क्योंकि यही रॉकेट कन्वर्ट हो जाता है मिसाइल में। कंट्रीज के पास आ रही है यह टेक्नोलॉजी, जिसका वो आर्बिट्रेरी यूज कर सकते हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि वर्ल्ड के जो रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज हैं जिनके पास है ये टेक्नोलॉजी, वो एक फोरम पर आए और सिक्योर करें कि किसी रोग नेशन के पास, किसी नॉन स्टेट एक्टर्स के पास ये टेक्नोलॉजी ना है ना। तो आइए ग्रुप बनाते हैं, ज्वाइन कीजिए ग्रुप को। ग्रुप बनेगा MTCR, लिख लीजिएगा इसको, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, इंडिया ने ज्वाइन किया हुआ है MTCR। यही सब तो क्वेश्चन बनता है, आप रट रहे होते हैं, लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग आ गया तो आपका काम आसान हो जाता है फिर। वैसे ही केमिकल का यूज होता है, सिविल भी मिलिट्री भी। केमिकल वीपन, मिलिट्री यूज को रोका जाए, ग्रुप बनाइए। वासेनार अरेंजमेंट, नीदरलैंड के वासेनार सिटी में ये समिट हुआ, एग्रीमेंट हुआ, इसका नाम पड़ गया वासेनार अरेंजमेंट। और ऐसा ही एक रिलेटेड है एक और ग्रुप, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। इंडिया इन सबका सिग्नेटरी है। ऐसा प्री में भी क्वेश्चन आता है। जितने टर्म ये सब जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, वासेनार अरेंजमेंट, तो वापस ऑनलाइन में जाके जरा सर्च कर लीजिएगा इसको, ईयर सबका लिख लीजिएगा, पीटीबीटी का ईयर क्या है, फैक्चुअल चीजें वहां से लिख लीजिएगा। एक और क्वेश्चन लिखिए, एनालाइज द रिलेशन बिटवीन dual use technology, dual use technology and global politics। In your opinion, arrangements like NPT, NSG, Nuclear Supplier Group, MTCR, Wassenaar Arrangement, have been playing any effective role, question mark, have been playing any effective role express your opinion। वो भी डुअल यूज टेक्नोलॉजी के लिए है, ट्रांसफर मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। और या फिर वो स्पेक्ट्रम वाली जो बुक है ना अमर, उसमें सब मिलेगा आपको, सब लास्ट में दिया हुआ है सारा।
ठीक है, ये क्लियर है? चलिए, तो ये चूंकि एक अपने आप में एक अलग पूरा टॉपिक था, एक साथ ही करना जरूरी है, टुकड़े में करते तो समझ में नहीं आता। तो अब 1 2 3 एग्रीमेंट एक्सप्लेन कर सकते हैं? 1 2 3 एग्रीमेंट को 1 2 3 क्यों कहते हैं? क्लॉज है, किस चीज का क्लॉज है? अमेरिकन कांग्रेस का बनाया हुआ लॉ है ऑन न्यूक्लियर कोऑपरेशन, जिसमें यह बताया गया है कि अमेरिकी कोई गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी प्रेसिडेंट हो, उसको उस लॉ के अकॉर्डिंग ही किसी दूसरे कंट्री के साथ न्यूक्लियर कोऑपरेशन करना पड़ेगा, जो कहता है कि आप किसी बाकी दूसरे कंट्री से न्यूक्लियर कोऑपरेशन नहीं कर पाएंगे अगर उसने एनपीटी पर साइन नहीं किया हुआ, इंडिया ने नहीं किया हुआ, और उसको फिर भी 20 न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया को देना है, क्योंकि अगर वो नहीं देगा तो इंडिया गैस पाइपलाइन ले आएगा, कहां से? ईरान से। और अगर इंडिया ने यह किया तो ईरान विल बी सक्सेसफुल इन मेकिंग एटम बॉम्ब एंड इट विल डिसबैलेंस द होल सिनेरियो ऑफ वेस्ट एशिया। किसी भी तरह ईरान को रोकना है तो इंडिया को कन्विंस करो। तो ठीक है, उसमें एक एक्सेप्शन दिया हुआ है उस लॉ में कि वो कंट्री एनपीटी का सिग्नेटरी नहीं है, बट स्टिल आप चाहते हैं उसको देना, आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए, अमेरिकन कांग्रेस भी आई है बिल लेकर और दोनों हाउस से 2/3 मेजोरिटी से पास करवाइए। ये वाला जो प्रोविजन है वो 123 नंबर क्लॉज में है, इसलिए इसका नाम पड़ गया 1 2 3 एग्रीमेंट। अच्छा, इतना ही नहीं, देखिए उस समय यूएसए ने यह भी कहा कि 20 न्यूक्लियर रिएक्टर लगाएंगे हम आपके यहाँ, आपको यूरेनियम की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, आपके पास तो इंडिजिनस यूरेनियम है नहीं, तो एक ग्रुप है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ये उन्हीं कंट्रीज का ग्रुप है जिनके पास नेचुरली यूरेनियम अवेलेबल है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको भी उस ग्रुप का मेंबर बनवा दें एज द बायर, और अगर आप बन जाएंगे तो आपके लिए यूरेनियम खरीदना आसान हो जाएगा, क्योंकि यूरेनियम के बाय सेल और परचेज पर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, ओपनली ये खरीदा और बेचा नहीं जा सकता है, एनएसजी इन्वॉल्व है यहां पर। तो उसके बाद यूएसए ने पूरी कोशिश की इंडिया को एनएसजी का मेंबर बनवाने की, लेकिन अभी तक इंडिया बन नहीं पाया। क्यों? क्योंकि एनएसजी जब बना था ना, तो जो इसके फाउंडर मेंबर्स थे उसमें एक फाउंडर मेंबर चाइना भी था, और जो फाउंडर मेंबर होता है उसके पास वीटो पावर होता है किसी नए कंट्री के मेंबरशिप मिलने या नहीं मिलने में। तो जब जब इंडिया की बात आती है ना कि इंडिया को एंटर करवा लो एनएसजी में, तो चाइना लॉजिक देता है कि एनएसजी जब हमने बनाया था तो हमने ये डिसाइड किया था कि किसी भी ऐसे कंट्री को हम यहाँ इन्वॉल्व नहीं करेंगे जिसने एनपीटी पर साइन नहीं किया हो, और इंडिया ने साइन नहीं किया है, इसलिए मैं उसको अलाउ नहीं कर सकता। जबकि रियल रीजन क्या है कि अगर इंडिया को मेंबरशिप मिल जाती है एनएसजी की, तो वहां पे बहुत सारे कंट्रीज हैं, इंडिया की अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग यूरेनियम, और ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा। देखिए कैसे इंटरकनेक्टेड है, एनएसजी भी आ गया ना आपका, तो एनएसजी को लिखिए, एनएसजी वहां पे लिख चुके हैं, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, छोटे छोटे हैं, बस इसको जाके एक बार देख लेना क्या है, ये कब बना, कितने मेंबर हैं, क्या रोल है। चलिए, तो अगली क्लास में हम लोग वापस आ जाएंगे इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी। अभी प्राइम मिनिस्टर वाइज देख रहे हैं ना, और जितनी चीजें अभी डिस्कस कर रहे हैं सब आएगा, दोबारा रिपीट होगा ये। तो एक हेडिंग बना लीजिए, राजीव गांधी टेन्योर। देखिए, अभी आप 91 से पहले हैं,
1991 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ग्लोबल पॉलिटिक्स में इस समय? क्योंकि दिस वाज द ईयर ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, और इसके डिसइंटीग्रेट हो जाने के बाद वर्ल्ड हो गया यूनिपोलर, और इंडिया ने एक अपना बहुत ही ट्रस्टवर्दी फ्रेंड लूज कर दिया। यानी यहां से बहुत तेजी से ग्लोबल सिनेरियो बदलेगा, इंडिया को भी चेंज करना पड़ेगा। मैंने टॉपिक आपसे कहा था ना, फॉरेन पॉलिसी कैन नॉट बी स्टैटिक, स्टैटिक हो ही नहीं सकता, इट हैज टू बी डायनेमिक एज पर द चेंजिंग सिनेरियो। आपको भी अपनी पॉलिसीज को चेंज करना पड़ेगा। 1991 के बाद तो ड्रास्टिकली चेंज करना पड़ेगा इंडिया को। तो पॉइंट क्या है, यानी अब राजीव गांधी टेन्योर में है, यानी अभी यूएसएसआर मौजूद है, टूटा नहीं है, ठीक। इनके टेन्योर में जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, वर्ल्ड अभी भी चल रहा है कोल्ड वॉर में। यूएसएसआर ने काबुल में अपने टैंक भेज दिए हैं, मिलिट्री टू डील मुजाहिदीन्स, यही बने बाद में तालिबान। है ना, और इसी समय श्रीलंका में बड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, एलटीटी ने नाक में दम किया हुआ है। हेल्प करने के लिए वहां के प्रेसिडेंट ने राजीव से कहा आर्मी भेजिए, तो इन्होंने भेजा IPKF। इसी समय यूएस स्टार वार प्रोग्राम चला रहा है, जिसके अकॉर्डिंग लेटेस्ट मिसाइल्स सैटेलाइट की तरह स्पेस में ही फिक्स कर दिए जाएंगे। कि जरूरत पड़ने पर कंट्री को, जिस कंट्री को टारगेट, सीधा टारगेट होगा, तो हिट करने का टाइम जो है रेड्यूस हो जाएगा। अदरवाइज मिसाइल में क्या होता है, पहले अर्थ से यूं मूव किया और प्रोजेक्टाइल बनाया, फिर जाकर कहीं गया, वो पूरा डिस्टेंस बचेगा ना। अगर आपने ऊपर अर्थ के ऊपर उसको फिक्स कर दिया, यूएसएसआर के ऊपर सीधा, जब जरूरत पड़ेगी नीचे। पूरी दुनिया में घबराहट थी इस चीज को लेकर। राजीव गांधी ने बहुत हैवीली क्रिटिसाइज किया यूएसए को। वो गया हुआ था यूएसए, और अमेरिकन कांग्रेस में उनको इनवाइट किया गया टू स्पीच, और उसी कांग्रेस में बैठकर उन्होंने रोनाल्ड रीगन द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए को क्रिटिसाइज किया कि जो काम आपने शुरू किया तो डेफिनेटली यूएसएसआर इसको रिटेलिएट करेगा। और आप दोनों इतने पावरफुल हैं कि पूरे स्पेस को मिसाइल से भर देंगे। वो मिसाइल जो कंट्रोल होगा कहां से, अर्थ से, और अगर टेक्नोलॉजिकल रीजन से भी उनका अर्थ से कनेक्शन टूटा तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो अर्थ पे और फिर कहीं भी किसी पर भी गिर सकता है, उन कंट्रीज पर भी जिनका इन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। अभी जो आर्मामेंट की बात होती है ना, ऐसे ही होता है आर्मामेंट। एक ने किया, अगला जवाब देगा। और ये जो अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड में वॉर्स और उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ी है ना, यूक्रेन ईरान, यूक्रेन रशिया, ईरान इजराइल, यूएसए, गजा, म्यांमार, सूडान, इंडिया में एक नया वॉर जोन क्रिएट हो रहा है। रिपोर्ट है कल का, सिप्री का रिपोर्ट, स्वीडन की डिफेंस मैगजीन है, ऑथेंटिक है, उसकी रिपोर्ट अच्छी होती है। उसने कहा कि कुछ दिनों में ही ग्लोबल आर्म्स एंड वेपन ट्रेड 2.7 ट्रिलियन का हो गया।
सडन राइज है आर्म्स और वेपन पे होने वाला एक्सपेंस का में 34%। क्योंकि कंट्रीज को जो अपनी सिक्योरिटी पे थ्रेट होगा तो अपने आप को सिक्योर करने के लिए आर्म्स खरीदेगा। इस चीज का बेनिफिशियरी कौन है? जो आर्म्स प्रोड्यूस करता है। कितना बड़ा इकोनॉमिक इनकम उसको होगा। कंट्रीज डेवस्टेट होंगे, लेकिन किसी के लिए यह है इनकम सोर्स। वर्ल्ड वॉर के टाइम भी यही हुआ था ना, सब अपना अपना आर्मामेंट कर रहा है। सबसे बड़ा एक्सपेंस करने वाला यूएसए, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 रशिया, नंबर 4 यूक्रेन, नंबर 5 इंडिया। अब इंडिया भी आ गया लिस्ट में। आप समझ रहे 2.7 ट्रिलियन डॉलर का इस समय आर्म्स का हुआ है। तो राजीव गांधी उस समय भी यही प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे। वर्ल्ड को आर्मामेंट की जरूरत नहीं है, खास करके थर्ड वर्ल्ड को। कि एक मिसाइल बनाने पे जितना तुम एक्सपेंस कर रहे हो ना, उतने में 100 प्राइमरी स्कूल बना के पूरे एक्सपेंस के साथ 100 ईयर्स तक चला लोगे। आप ऐसे देखिए ना डाटा कि एक मिसाइल बनाने पे जो एक्सपेंस आ रहा है उससे 100 प्राइमरी स्कूल आप ओपन कर सकते हैं और 100 ईयर्स तक विद ऑल एक्सपेंसेस उसको आप रन कर सकते हैं। सो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैज टू डिसाइड कि इनको मिसाइल चाहिए या एजुकेशन चाहिए। क्योंकि जो डेवलप्ड वर्ल्ड कर रहा है ना, वो अपने इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर चुका है, एजुकेशन से, फूड से, उससे ऊपर उठ चुका है। तो वो करेंगे, उनको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। देखिए वही तो है, टेक्नोलॉजी का यूज आप दोनों पर्पस के लिए कर सकते हैं ना, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव दोनों ही है। वही क्वेश्चन है कि साइंस का आप क्या यूज करना चाहते हैं, ह्यूमन काइंड के वेलफेयर के लिए या उसके डिस्ट्रक्शन के लिए। दोनों ही यूज है पॉसिबल। ठीक है, तो राजीव गांधी से शुरू करेंगे कल। याद दिलाए नहीं, आज तो लाए नहीं, भूल गया। हाँ, कल एक बार चलते समय मुझे याद दिला दीजिएगा, मैसेज डाल दीजिएगा। इसका रिकॉर्डिंग ये लोग कर रहा है, वो कब तक करेगा किसने मुझे नहीं पता। उन लोगों को कुछ करना था तो कर लिया है आज। आने में दिक्कत हो रहा है क्या? अच्छा कोई बात नहीं, अभी उधर भी शुरू करेंगे। तो बोला हुआ है कि मेरे भी कुछ फ्रेंड अगर रहेंगे तो आप तो इधर ही रहिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं, कंटिन्यू रहिए। वैसे एस्पिरेंट का फिजिकल मेंटल हर लेवल पे उसका स्ट्रांग होना जरूरी है। फूड वूड को भी ध्यान में रखना जरूरी है। हेल्थ जरा सा बिगड़ा कि 3-4 दिन गैप हो जाएगा। मुझे मैसेज कर दीजिए ना आप, अभी किया आपने? ठीक है, मैं कर देता हूँ।
किए हैं क्या एग्जाम का? ना टिक किए हाँ इंडिया में उनको रेस्ट्रिक्टेड किया गया था टेस्ट करने के लिए, तो जो एक दिन में 11 मई को ये मतलब टेस्ट हुआ 11 था, को 13 हाँ तो उसके बाद ज्यादा कुछ एक्शन नहीं हुआ। नहीं इंडिया साइन करेगा उस एग्रीमेंट पे तभी तो उससे बना हुआ रहेगा ना। इंडिया ने साइन ही नहीं किया। नहीं तो सर एक आप बताएं क्लास में कि जो हमारे आईपीओस थे वो नरसिम्हा राव उसके बाद हाँ जिसमें इंडिया ने नरसिम्हा राव ने कहा कि खरीदी है सर वो इससे डायस्पोरा गवर्नमेंट बोल रहा था तो वाजपेयी जी के समय। हाँ देखिए उसमें क्या था जब 1998 में इंडिया ने टेस्ट किया ना तो यूएसए ने बैन लगा दिया, यूरोपियन यूनियन ने बैन लगा दिया, तो इंडिया ने जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो इंडियन डायस्पोरा